बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर परवेज़ मलिक। आज हम बात करेंगे गार्डियन कोर्ट की प्रैक्टिस और प्रोसीजर के ऊपर। मेरे सामने अज़हर अब्बास साहब बैठे हुए हैं, अब्बास साहब बैठे हुए हैं, सबा गोंदल साहब बैठे हुए हैं, अली रज़ा साहब बैठे हुए हैं और ये मैडम बैठी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गार्डियन कोर्ट क्या है। तो गार्डियन कोर्ट वालिदैन या वर्सा के दरमियान इख्तलाफ की सूरत में बच्चे किसके पास आर्जी तौर पर रहेंगे और मुस्तकिल तौर पर रहेंगे। आर्जी से मुराद ये है कि जितनी देर ये केस चलता रहेगा ये बच्चे किसके पास रहेंगे, और मुस्तकिल से मुराद ये है कि यानी केस के फ़ैसले के साथ अदालत फ़ैसला करेगी कि बच्चे मुस्तकिल तौर पर माँ के पास रहेंगे या बाप के पास रहेंगे। इस मामले को रिज़ॉल्व करने के लिए लाहौर में पाकिस्तान में गार्डियन कोर्ट्स बनी हैं, इनके बाकायदा कवानीन हैं। तो इस हवाले से हम चाह रहे थे कि इसकी जो प्रैक्टिकल गाइडेंस है उसके ऊपर बातचीत की जाए। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जैसे अपना ये हमारा ये केस है इसको डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हम खातून की तरफ से हैं। तो फर्स्ट स्टेप उसका जो है प्री ट्रायल वर्किंग के हवाले से बास साहब आप क्या कहते हैं? जी, प्री ट्रायल वर्किंग के हवाले से मतलब कि हमने किस सेक्शन के तहत अगर बच्चे हमारे पास हैं, हमने प्री ट्रायल में ये देखना है कि जो खातून या हस्बैंड खातून हो या बाप हो या वालदा हो जो हमारे पास आया है, हमने सबसे पहले देखना है कि क्या बच्चे उसके पास हैं या रिमूव कर लिए गए हैं। रिमूव बाप भी कर सकता है माँ से और माँ भी बाप से कर सकती है, या माँ और बाप की डेथ हो तो दादा दादी या कोई भी नेचुरल गार्डियन जो बाप मुकर्रर करके वो कोई भी कर सकता है। तो उसमें प्री ट्रायल वर्किंग में सबसे पहले जो हमारा होगा काम, वो हमने ये देखना है कि बच्चे स्टिल बच्चों की पोजीशन क्या है। अगर तो बच्चे हैं माँ के पास और माँ को इस चीज़ का खतरा है कि बाप उसे छीन लेगा, और अगर इससे वाइस वर्सा उल्ट ले आप कि बाप के पास है और बाप को ये डर है कि माँ कहीं छीन के ना ले जाए, तो वो बच्चों को सेक्शन 7 के तहत जाएगा। सेक्शन 7 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत जाएगा, जिसमें वो जाके कोर्ट में ये कहेगा कि ये बच्चे मेरे पास हैं, मैं बच्चों को इन पर्सन प्रोड्यूस कर रहा हूँ कोर्ट में, और मेरे से बच्चे छीन ना लिए जाएं, तो मुझे फॉर द टाइम बिंग जो है बच्चों की कस्टडी मुझे दी जाए। अगर फॉर द टाइम बिंग उसने कस्टडी मांगनी है तो उसे सेक्शन 12 की एप्लीकेशन साथ गुजारनी होगी, सेक्शन 12 की। और सेक्शन 12 में वो बेसिकली टेम्परेरी कस्टडी बच्चों की लेगा, परमानेंट नहीं होगी, अनलेस अनटिल कि ये फाइनल डिसाइड ना हो जाए दूसरी पार्टी के आने पर या जवाब देने पर। अदर सर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँ, जो मेरी इसमें इन्फॉर्मेशन है कि सेक्शन 7 के तहत जो हम दायर करते हैं अदालत में, वो एक परफार्मा है, वो एक तहरीरी परफार्मा है। हम उसको फिल करने का अलग से तरीका आपको अलग वीडियो में बता देंगे, लेकिन उसके लिए कोई आपको पटिशन ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। या आपको अदालती प्रेमिसेस में से एक परफार्मा मिल जाता है, उस परफार्मे को फिल करना होता है। यानी वो सेक्शन 7 की एप्लीकेशन उस वक्त दी जाती है जब बच्चे ऑलरेडी जो अदालत को अप्रोच करने वाले मर्द या औरत के पास मौजूद हों। और उसमें प्रैक्टिस यही है कि जिस वक्त दायरी होती है उन बच्चों की अदालतों में तस्वीरें भी खींची जाती हैं, और सेक्शन 12 की एक एप्लीकेशन उसी के अंदर लगाई जाती है। यानी एप्लीकेशन विद इन दी एप्लीकेशन होती है। ये दावा नहीं होता, सूट नहीं होता, ये एप्लीकेशन या पटिशन्स कहलाती हैं। और इसके साथ जो है वो सेक्शन 12 की जो एप्लीकेशन है उसमें कोर्ट को वो रिक्वेस्ट करती है खातून जाके कि ये, या मर्द जा करता है कि जी मुझे इसकी आर्जी कस्टडी दे दी जाए। और दूसरी साइड पर अगर फ़र्ज़ किया छीन जाए तो क्या करना पड़ता है? दूसरी साइड पे अगर बच्चे छीन लिए जाएं तो अगर कस्टडी आप देना चाहते हैं तो फिर आपको सेक्शन 25 के तहत जाना पड़ेगा कि बच्चे मेरे से रिमूव किए गए हैं, तो मुझे बच्चों की जो है वो कस्टडी दी जाए। और साथ आपको 25 के 12 की एप्लीकेशन भी दी जाती है कि 12 में इंटरम कस्टडी जब बच्चे कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएँ तो इंटरम मुझे दिए जाए जब तक केस का डिसीजन नहीं होता। होगा ये कि जैसे आप 25 देंगे उसके साथ भी 12 देनी पड़ेगी और 7 के साथ भी 12 देनी पड़ेगी। ये सारी जो होंगी ये एप्लीकेशंस होंगी, ये सूट नहीं होगा। इनके साथ एफिडेविट की क्या कंडीशन है? एफिडेविट जब भी कोई भी एप्लीकेशन आ जाए किसी भी कोर्ट में, वो साथ उसके पिटीशन या एप्लीकेशन लिखा हो तो आपको एफिडेविट साथ देना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 7 के परफॉर्मे के साथ तो एफिडेविट नहीं होता। यानी वो जो सर इंडिपेंडेंटली लगाना पड़ता है, चाहे उर्दू में आप लिख के लगाएं, आपको एफिडेविट परफॉर्मा उसका हमें 7 की जब हम एप्लीकेशन देते हैं उसके साथ भी लगेगा। लेकिन परफॉर्मा मिलता नहीं है अदालतों में मेरे ख्याल में। नहीं मिल जाता, मिल जाता है 7 में। बेसिकली जो 7 को यूज़ किया जाता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको शेयर कर दूँ कि अक्सर अगर किसी की डेथ हो जाए तो गार्डियन मुकर्रर होने के लिए ज़्यादातर परफॉर्मा 7 वाला यूज़ किया जाता है, गार्डियन इन पर्सन और गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ गार्डियन इन पर्सन और प्रॉपर्टी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि किसी माइनर की अगर प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी एलिनेट करना चाह रहा है तो वो उस वक्त सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगती है। सबसे पहले वो गार्डियन मुकर्रर होता है उसका, कोई भी शख्स, उसकी माँ मुकर्रर हो, बाप मुकर्रर हो। स्टॉप।
यानी जब बच्चों की कस्टडी की बात होती है उस वक्त बच्चों की कस्टडी उस वक्त भी अहम हो जाती है जब उनके नाम पे प्रॉपर्टी विरासत के ज़रिए आ जाती है। उसको प्रॉपर्टी को एलिनेट करने के लिए इसमें 2 स्टेप प्रोसीजर होता है। इस पर हमें एक इंडिपेंडेंट एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट आपको ये बता रहे हैं कि उसके अंदर पहले गार्डियन मुकर्रर होगा और फिर उसके बाद सेल परमिशन होगी। ये 2 अलग-अलग से केस होते हैं। यानी नए वकील को सबसे पहले ये समझ होनी चाहिए कि जब ये बंदा मेरे पास आया तो ये 1 केस का काम है, 2 का काम है। आज हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ तक आ गए थे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में कि सेक्शन 7 है, फिर 12 है, फिर 25 है। बच्चे हमारे पास मौजूद हैं तो 7 लगेगी, बच्चे छिन गए हैं तो 25 लगेगी, और दोनों सूरतों में इंटरम रिलीफ लेने के लिए सेक्शन 12 को इन्वोक करेंगे हम। अब इसका प्रैक्टिकल तरीक़ाकार काम सीखने का ये है कि ऑलरेडी जो दायर शुदा केसेस हैं उनकी तस्वीरें खींच के अपने पास इन तीनों परफॉर्मों की तो अपने मोबाइल में सेव कर लें। अगर आपको 6 माह बाद काम आए तो फिर आप ये ढूंढते ना फिरें कि मैंने इस परफॉर्मे को फिल कैसे करना। यानी ये प्रैक्टिकल अप्रोच है इसकी। अब हम इसमें जाते हैं इस केस के हवाले से जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्टेप प्री ट्रायल वर्किंग के हवाले से हम देखेंगे कि हमने डाटा कैसे रिट्रीव किया इसके अंदर। यानी इसमें खातून जो थी उसने जाके क्या किया अदर साहब इसमें बताया। हमारी तरफ से दायर हुआ था दावा। जी हमारी तरफ से पहले दायर हुआ दावा ने एप्लीकेशन फाइल की, पिटीशन फाइल की। एप्लीकेशन में हमने सेक्शन 7 की एप्लीकेशन दी और साथ 12 की दी कि इंटरमली बच्चे हमारे पास हैं और जो खातून थे उसका हस्बैंड उनसे बच्चे छीने ना। तो जो हस्बैंड है जब वो हाजिर आया तो उसने नहीं यहाँ ठहरे जरा दरखास्त तैयार कर ली। सीखने की बात यह कि वो हम लेके गए किधर जी इसको जब ये हमने तैयार कर ली तो जो लाहौर की हद तक मैं शेयर करूँगा आपसे कि लाहौर में गार्डियन एंड वार्ड जो सीनियर सिविल जज है, एक सीनियर सिविल जज है, दूसरे गार्डियन एंड वार्ड है, सीनियर गार्डियन जज है। जो गार्डियन जज है जितनी भी गार्डियन की और फैमिली की जो फाइलिंग है जो दायर होगा वो होगा गार्डियन सीनियर सिविल गार्डियन जज के पास। यानी ये सीनियर सिविल जज के पास इसकी फाइलिंग नहीं होगी, गार्डियन की फाइलिंग अलग होती है। इसकी भी नहीं होगी, फैमिली की भी नहीं होगी। अच्छा वो अलग-अलग अपने सीनियर जजेस बैठे हैं। हाँ जी, फैमिली की और गार्डियन की। अच्छा इसके साथ आप ये बताइए कि पिटीशन हमने जो एप्लीकेशन ये तैयार कर ली, एफिडेविट तैयार कर लिए चीज़ें, इसके साथ कौन कौन सा परफॉर्मा वो 13, 1 और 2 लगता है? जो भी आप एक सिविल सूट के साथ 3 परफॉर्मे लगाते हैं वो आपको सारे लगाने पड़ेंगे। इन शॉर्ट बता दें। एक फर्द इन्हसार है और उसके बाद एक फर्द पता है और एक फर्द जो है रिलायंस 13 1 और 14 7 है और 7 फर्द पता है। ये 3 चीज़ें हैं। हाँ 3। इसके अलावा हमें उस लिफाफे में तलबाना भी होना ज़रूरी है। जी जब आप दायर करेंगे उस वक्त तो ये 3 लग जाएंगी। दायर के बाद जैसे ही ये नेक्स्ट डे कोर्ट ठहरे अभी यहीं पे रुकते हैं कि हमने ये 3 परफॉर्मे हमने ये समझ लिए। इसके बाद अब नए परफॉर्मे भी आए हैं, वो भी इसमें से इसमें जो है वो नए परफॉर्मे जिसके अंदर जो है सीपीसी के जो परफॉर्मे नए लग रहे हैं देखिए उस पर भी कंफ्यूजन है क्योंकि सीपीसी इस पे इम्प्लीमेंट एज इट इज नहीं होती जैसे कि जिस प्रैक्टिकली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इसमें प्रैक्टिकली अभी कुछ भी नहीं ले रहे। इसके अंदर नहीं लिए परफॉर्मे लिए नहीं लिए एप्लीकेशन के अंदर नहीं लिए। अच्छा ये हमने दायर करके इसके साथ इसकी कापियाँ कितनी लगानी है? इसकी वही दे सिंगल कापियाँ 2 कापियाँ जितने भी। इसके ऊपर टिकटें कितनी मालियत की लगती हैं? 15 रुपये। 15 रुपये की टिकट लगती है। 15 रुपये की टिकट फाइल कवर में लगाना है, वकालतनामा जो है इसके अंदर साइन होना है और पार्टी को ज़हनी तौर पर तैयार करना है कि जब फाइलिंग हो जाएगी और बच्चे जज साहब के सामने सेम डे होती है कि अगले दिन होती है? करता आप सेम डे जब 12 की आप लगाएंगे तो वो सेम डे जाएगी। अगर आप 12 नहीं लगाते सिंपल 7 पे जाते हैं तो फिर सेम डे नेक्स्ट डे लगेगा। अच्छा नहीं इसको लेके हम जाके जब दायर करते हैं वहाँ पे तो दायरी के बाद ये जो भी गार्डियन जज हैं उनको ये मार्क होकर चली जाती है। ये फाइल वो खुद पहुँचाते हैं या हमने ले जानी होती है? गार्डियन नहीं खुद लेके जाते हैं, आपने सिर्फ सबमिट करवानी होती है। आप अदालत में पीछे चले जाते हैं? हाँ जी आपको बता देते हैं। आप जज साहब को पहले जाके आर्गू करना पड़ता है या क्या होता है? इसमें बताना पड़ता है क्यों ये बच्चे मैं साथ लाई हूँ या लाया? देखिए अगर तो होगी 7 की एप्लीकेशन तो जज सिंपल जो है, अगर सिंपल पब्लिक एट लार्ज पार्टी होगी जज सिंपल अखबार में पहले दिन ही अखबार इश्तेहार कर देंगे। और अगर सिंपल 7 होगी जिसमें डिस्प्यूट ना हो, 12 नहीं है, अगर डेथ केस में है तो उसमें जो 2 हमने परफॉर्मे में नियर रिलेटिव्स होते हैं उन्हें नोटिस करने होते हैं। और अगर तो क्या कहते हैं आपने 12 साथ दिए तो फिर आपको आर्गूमेंट करने पड़ते हैं, बच्चों को साथ प्रोड्यूस करना पड़ता है और सेम डे भी लग सकती है ये। और बच्चों की तस्वीरें ली जाती हैं, तस्वीरें लेने के बाद वो कस्टडी जो इंटरम यानी बेहतर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बेहतर अमल यह है कि दायरी या वकील साहब खुद करें, जाकर कोर्ट को आर्गू करें, जिस वक्त कहें बच्चे प्रोड्यूस कर दें तो बच्चों को स्टैंड बाई रखें, बजाय आगे बच्चे वहाँ पे अदालतों में खड़े रहें और बीबी आगे खड़ी रहे। तो इट इज़ क्वाइट बेटर कि अगर वो कहीं गरीब की राशि है तो घर में स्टैंड बाई रहे, कोर्ट से बातचीत करने के बाद उसको बुलाया जाए जी। वरना कई वकला हमने देखे हैं वो सुबह सुबह अपने कागज वो सीधे करते फिर रहे होते हैं, पीछे पीछे उनके क्लाइंट फिर रहा होता है,
तो वो इट इज़ बेटर फॉर देम कि वो जो है वकालतनामा पहले तैयार कर लें, साइन करवा लें, डायरी खुद करें वो, अगर कोर्ट उस वक्त अवेलेबल है, क्योंकि कोर्ट के अपने मसाइल हैं कि आज हड़ताल है जी, आज जज साहब इधर गए हैं, आज उधर गए हैं, तो वो जब कोर्ट कहे तो उसके मुताबिक आप अपने क्लाइंट को, हम फैसिलिटेटर हैं बेसिकली, लॉयर जो है वो एक ब्रिज है सोसाइटी और कोर्ट्स के दरमियान। हमने अपने क्लाइंट को सहूलत देनी है, बुलाना उसको तब है जिस वक्त उसकी ज़रूरत हो, वो आ जाता है, कोर्ट उसमें तस्वीरें खींचती है, स्टेटमेंट लेती है, लेने के बाद दूसरी पार्टी को क्या ऑर्डर करती है, वो दूसरी पार्टी को सिंपल नोटिस होते हैं पहले दिन। अच्छा, इसका जो फैमिली का जो है उसमें कोई तनकीद तलब होते थे, नोटिस फ़र्क होता है आम नोटिस में और फैमिली के, इसका मुझे नहीं। मैं आपको ये शेयर कर दूं कि जब भी आप कोई सिविल केस फाइल करते हैं तो सिविल केस में अक्सर जज ऑर्डर करते हैं सम्मन नोटिस तलबाना अपना जारी हो। हाँ। सम्मन नोटिस, जो सम्मन है वो हमेशा याद रखें कि सम्मन जो भी हैं वो दावे में होते हैं, और जो एप्लीकेशन पे हमेशा नोटिस होता है। अक्सर जब आप कहेंगे कि सिविल में सम्मन नोटिस का इकट्ठा ऑर्डर क्यों किया जाता है, तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि जब आप दावा दायर करते हैं तो उसमें आपने एक एप्लीकेशन भी दी होती है, अंडर 39(1) टू स्टे की है, या अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है, या फिर वो किसी भी तरह की एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन की बेस पे जज दोनों चीज़ें इकट्ठी लिख रहा होता है कि सम्मन होंगे सूट में और एप्लीकेशन के लिए नोटिस होंगे। अब आप इस केस में आ जाएं, इस केस में सिंपल आपकी जो है वो सूट है ही नहीं, आपकी है ही पिटीशन है, मतलब एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में आप सिंपल नोटिस करवाएंगे, यहाँ पे सम्मन नहीं होंगे। अच्छा, वो जो परफॉर्मा मिलता है जिसके तनकीद तलब नोटिस जिसके ऊपर लिखा सम्मन लिखा, सम्मन तनकीद तलब। अच्छा, ये चूंकि स्पेशल आया तो इसके अंदर ये भी जरूरी है कि इसको कोई जो है वो कापियां साथ जाएं और इसकी हम तामील। देखिए कापियों की अगर आप बात करें तो कापियां तो वैसे भी जनरल लॉ भी आप देखें, जनरल क्लासेस एक्ट की देखें, तो आप जिसको नोटिस कर रहे हैं आप उसके साथ उसकी कापी अटैच करें। असूलन तो आपको करनी चाहिए कॉपी, आप चाहे सूट है या एप्लीकेशन है या व्हाट्सएवर जो भी है, तो आप जो उस चीज़ का नोटिस भेज रहे हैं, कानून हर अपने अपनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस पे सीपीसी डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसका अपना स्पेशल अकॉर्डिंग टू जो है वो नोटिस की हद तक तो वो अडॉप्ट कर सकता है, जजमेंट की हद तक समय लगी कि लेकिन जहाँ से चाहे उठा ले अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। लेकिन इसमें हम जो करेंगे वो नोटिस करेंगे। अच्छा, पहले दिन नोटिस का ऑर्डर हो जाएगा दूसरी पार्टी साथ इसके आपने जब दी होगी 7 की तो आपने पब्लिक एट लार्ज को भी पार्टी बनाया होगा, उसका अखबार इश्तिहार पहले दिन हो जाएगा, हाँ। नोटिस हो जाएंगे, नोटिस वो जरिए आपको एडी भी कह सकते हैं, टीसीएस भी कह सकते हैं। ये एडी जो टीसीएस कह रहे हैं ये तो मूड है ना भेजने के, ये तो वो जज मूड जो हाँ तरीकाकार है, तो वो तो आप जो भी चूज करना चाहें जज की मर्जी है, वो आपको एडी भी कह सकती है। एडी से मुराद एक ऐसी रजिस्ट्री होती है कि जिसका जवाब अदालत को आता है। अब ये भी कई लोगों को नहीं पता था ये भेजनी किसने है, यानी जानी ये अदालत की तरफ से होती है, चाहे मुंशी भेज दे चाहे पार्टी इसको जमा कराए, यानी जिसका पता है उस पते पे वो पता होना चाहिए जो हमने इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, और भिजवाने वाली अदालत है, ताकि एडी का जवाब अदालत को डायरेक्ट आए। इसका प्रोसेस ये है। और इसके साथ जो अगर टीसीएस कई दफ़ा कोर्ट स्टेप बाय स्टेप करती है, और कई जैसे फैमिली के मामला हैं, तलाक के डिजिटल खुला के मामला हैं, उसमें पहले दिन अखबार इश्तिहार भी हो जाता है, उसी दिन नोटिस भी उसके अंदर हो जाते हैं, उसके अंदर ही वो कहता है एडी भी करा के और टीसीएस की रसीदें भी लगाएं ताकि अगली डेट पर हम आगे चल सकें। तो जो भी वो कोर्ट हमें कहेगी वो एक लॉफुल ऑर्डर कर देगी। उस असूली तौर पर जब हम वो उसके बाद क्लाइंट आपका फारग हो जाएगा, क्लाइंट को आर्जी तौर पे बच्चे मिल जाएंगे। उस स्टेज पे कोई छोटी मांगेगी अदालत उनसे कि नहीं? अभी इस स्टेज पे छोटी नहीं मांगेगी, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अब नोटिस चलेंगे, नोटिस के बाद अगर नहीं यही थोड़ा सा रुकना कि जो नोटिस है ना ये वाले, यानी हमने फिर क्या करना है, जब जिसको तैयारी करके जब जाना ना एप्लीकेशन की, तो इसके नोटिस पहले एक से घर से लिख के ले जाने। हमें पहले से जो पता है कि नोटिस हैं, तो हम बजाय उधर खड़े होके जो है ढूंढते फिरें, तो जब हम इसकी तैयारी करें घर से करके इसके नोटिस तैयार करके लेके जाएं। ये नोटिस जो है वो जब तैयारशुदा हालत में हमारे हाथ में और हमने अदालत से साइन करवाने हो, तो सब उसका क्या प्रोसीजर है बता दें। उसमें प्रोसीजर ये है कि आपने पहले दिन जब नोटिस तैयार करने, तो उस वक्त आप जज का नाम आपको पता नहीं होगा। जब आप सीनियर गार्डियन जज के पास दायर करेंगे तो नोटिस उस जज के पास नहीं होंगे, जिससे मार्क होगा आपने वो नाम ऊपर छोड़ देना। ठीक है। जैसे आपकी डायरी हो जाएगी, कोर्ट में फाइल पहुँच जाएगी मुतलका में जिससे मार्क हुआ है, उसके बाद आपने उस जज का नाम लिखना है और आइंदा डेट लिखनी है उसकी, जो भी होगा, क्योंकि आइंदा डेट और जज का नाम देना रीडर को या एलमत को देना है? आपने वो एलमत को देना है नोटिस, या फिर आप कोर्ट एलमत को देने हैं। एलमत ने वो जज से साइन करवाने हैं। एक केस में 4 जो है वो उसकी होंगी परत नोटिस, 4 परतें होंगी। 4 परतें होंगी, 2 परतें वो आपको दे देंगे, 2 वो रख लेंगे। जो आपको देंगे एक आपने वो टीसीएस करवानी है और एक जो भी हमें ऑर्डर है वो कंप्लाई भी करेंगे। वो जो बकाया 2 हैं वो लेके क्या को रिसीविंग देते हैं हमें? जी बकाया की रिसीविंग कोई नहीं होती, वो नज़ारत ब्रांच में चली जाती है। यहाँ थोड़ा रुक दें, जब वो दोबारा हम दे देते हैं ना, ये
तो वो जो इंटरम ऑर्डर है उसके साथ एक छोटा सा वर्ड लिखते हैं नविश्ता, यानी नविश्ता जो का मतलब ये होता है कि एक्टेड अपॉन, यानी अगर वो हमें रिसीविंग नहीं देते तो हम अपने इंटरम ऑर्डर के साथ थोड़ा सा नविश्ता लिखवा लें उससे इस स्टेज पे। नहीं, वो हम लिखवाते नहीं होते, वो अलमत की ड्यूटी होती है। अगर तो तलबाना विद इन टाइम किया गया तो वो नविश्ता डालेगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि हमें तलबाना भी घर से लिख के ले जाना चाहिए और वो तलबाना भी साथ उसके हाथ में पकड़ाएं जिस वक्त वो नोटिस उससे ले रहे हों, तो हम कम अज़ कम, अब देखिए हम ज़ुबानी दे के आ जाते हैं, अगर किसी वजह से कहीं बदयांती शामिल हो जाती है, हमने प्रोसेस किया है लेकिन वहाँ रजिस्टर मेंटेन नहीं हो रहे अदालतों में, और ये एक ज़ुबानी बात चलती है कि एक बंदा आता है वो नोटिस जमा 2 दे देता है, कल कला को बदयांती के साथ वो कहता है ये देख ही नहीं गया। तो इट इज़ क्वाइट बेटर फॉर अस कि हम अपनी फ़ाइल निकलवाएं, उसे नोटिस साइन करवाएं। और तलबाना क्या होता है, 1-2 रुपये की टिकट लगा के हम एक प्रोफार्मा फिल करके देते हैं, ये एक प्रोसेस फ़ीस है, हम हुकूमत को पैसे दे रहे हैं दूसरी पार्टी को हुकूमती ज़राए से बुलाने के लिए, तो वो एक तलबाना का प्रोफार्मा भी टिकट समेत ये कह रहे हैं कि उनको देना चाहिए। वो जो 2 प्रोफार्मे हैं वो किधर जाते हैं वहाँ से जो उनको देना चाहिए? नज़ारत ब्रांच में, नज़ारत ब्रांच हमारी ड्यूटी है देना या अलमत की हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं, ये अलमत की ड्यूटी है। अलमत ने हर कोर्ट में, नज़ारत ब्रांच में जो लोग हैं वो डिवाइड किए हुए हैं कि हर कोर्ट एक बंदे के पास जो प्यादा है उसके पास 3-3, 4-4 कोटे हैं। इन्होंने जाके नज़ारत ब्रांच जमा करवाने होते हैं, वो एरिया वाइज डिवाइड किए हुए हैं कि एरिया वाइज वो जिस एरिया का नोटिस होगा वो उसे चला। हमारी ड्यूटी नहीं है, हमने वहीं तक ही रहना है। आपने सिर्फ टीसीएस रेडी करवाना। अच्छा, ये नोटिस वो हो गया, उसके बाद अगला स्टेप ये आ जाता है कि अगली डेट पर वो दूसरा बंदा आता है अदालत के अंदर आके। अब प्रैक्टिस ये होती है कि अभी वो एक इसमें मेमो का कंसेप्ट है कि लिंगर ऑन करने के लिए लोग क्या करते हैं, पहले दिन आके वकील साहब कहते हैं जी मैंने मेमो दे रहा हूँ जी, मुझे किसी ने टेलीफोन पे बताया तो मैं हायर कर लिया। एक डेट तो वो मेमो अपेयरेंस पे वकील साहब ले जाते हैं, अगली डेट पे वो वकालतनामा आ जाता है, फिर उसके बाद इसके जवाब का कोई कंसेप्ट 15 दिन का टाइम जो अभी रिसेंटली चल रहा है कि 15 दिन 15 डेज आपने जवाब देना होता है। जब आप जवाब दे देंगे, जवाब में अगर जिस तरह हमारा केस है हमने 7 और 12 में गया है तो दूसरी पार्टी ने 7 और 12 का जवाब देना है, अलग-अलग दोनों का देना, अलग-अलग दोनों का देना है, दोनों के साथ एफिडेविट भी देने हैं जवाब के साथ जो हमारे लगे हुए हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होगा इस पे फिर वो आर्गूमेंट्स होंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा ये हम रुकता हूँ कि हम दूसरी तरफ से भी ये आ गया कि जवाब देना है, जवाब एप्लीकेशन देनी है। अच्छा, एक थोड़ी सी एक और बात है, जो जवाब रिटर्न रिप्लाई कहलाता है और वो रिटर्न स्टेटमेंट होती है, दावे के अंदर इसमें रिटर्न रिप्लाई है। इस केस के अंदर स्पेसिफिकली ये हुआ कि दूसरी पार्टी जो थी वो हमने फीमेल की तरफ से फाइल किया और मेल ने आके हमारे एप्लीकेशंस का जवाब दिया ही दिया, उसने आके अपना एक 25 का अलहदा से एप्लीकेशन फाइल कर दी और अपनी 25 में उसने 12 भी दे दी, यानी उसने कहा बच्चे मुझसे स्नैच कर लिए गए हैं और मुझे इनकी आर्जी कस्टडी दे दीजिए। अब वो 2 पैरेलल दरखास्तें साथ आ गई, दोनों एक ही जगह पे मार्क हो गई वहाँ पे। अब ये अगला सवाल पैदा होता है कि क्या हमने जो 7 की एप्लीकेशन दी है क्या वही हमारा जवाब कंसिडर होगा या हमें पैरा वाइज फिर 25 का जवाब देना पड़ेगा या 7 का? सर इसमें होगा ये कि आपको एक दफ़ा जवाब देना पड़ेगा 25 का, जो प्रैक्टिस चलती है। जज कहते हैं कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। अगर आप इसी का जवाब लेंगे तो वो कहेगा जी मेरा स्टेप बाय स्टेप जवाब नहीं दिया गया। जज साहब हमसे इसका जवाब लेंगे 25 का और 12 का भी लेंगे, उसके बाद जज इन दोनों को कंसोलिडेट कर देंगे। एक्चुअली अब हम जिस तरफ जाएंगे ये एक थोड़ा सा मैं फिर आता हूँ वापस, थोड़ा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि इसमें यह दोनों साइडों से एक एप्लीकेशन आ गई, उसके बाद फौरी तौर पर चूँकि ये एक हिजानत का मामला है, गार्डियन का मामला है, तो इसके साथ साथ बच्चों की मुलाकात का एक इशू छेड़ा जाता है आके। जिस तरह दूसरी पार्टी ने फ़ौरन आके जवाब तो दिया लेकिन उन्होंने आके मुलाकात की कोई बात की, वो क्या हुई थी इस केस के अंदर? देखिए जो मुलाकात है इसमें वो कहते हैं कि हमें काफ़ी देर से मुलाकात नहीं हुई, तो फॉर द टाइमिंग जब तक शेड्यूल जारी नहीं होता तो आप हमारी मुलाकात करवा दें। तो वो कोर्ट प्रेमिसेस में मुलाकात हो जाएगी। कोर्ट प्रेमिसेस में अलहदा कमरे बनाए गए हैं, जज अपने कमरे में बिठा सकते हैं या कोर्ट रूम में या बाहर जगह बनी जहाँ पे बिठा के 1 घंटा वो मुलाकात दे सकते हैं। असल जो मुलाकात का जो शेड्यूल जारी होगा हम उस पर अब आ जाते हैं कि थोड़ा मैं फिर यहाँ रोकूंगा। जैसे मैं नहीं जाता वहाँ पे, मुझे नहीं अंदाज़ा है कि अभी बच्चे का आके उन्होंने कहा जी बच्चे को आप आर्जी मुलाकात दें, मुस्तकिल नहीं आर्जी, अदालती प्रेमिसेस में। इसमें कुछ ज़्यादा राह का कॉन्सेप्ट है, वो क्या चीज़ है? ज़्यादा राह जो होता है वो ये है कि जो आप बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है माँ के घर से या बाप के घर से, जिस तरह से भी उन्होंने कोर्ट तक आना, तो वो ज़्यादा राह का खर्चा वो जो पार्टी बुलाएगी बच्चों की मुलाकात के लिए वो पे करेगी। वो हाँ जी, वो चाहे ऑर्डर में हो या ना हो, एक प्रैक्टिस ऑर्डर किया जाता है, बाकायदा ऑर्डर होता है या फिर खातून या जिसकी तरफ से मतलब आप बच्चे जो लेके आ रहे हैं वो कैसे था कोर्ट के जी मैं लेके आऊँ तो मुझे ज़्यादा, यानी जिस दिन मुलाकात होती है अगर ऑर्डर नहीं भी आया तो वो बंदा आप कह सकते हैं कि जी ज़्यादा राह दें। वो अंडरस्टूड बातें किताबों में नहीं ना लिखी हैं, उसको तो बताना पड़ता है ना कि आपने जब आप उधर से आए हैं दूसरी साइड से और आज़ाद अब औरत की तरफ से पेश हुए बच्चे मिलाएं तो आप कोर्ट को कहेंगे जी ज़्यादा राह लेके दें। हम जितने फासले से आए हैं कोर्ट
उसको देखते हैं जिस मोड पर वो गाड़ी पे आया, ट्रक पे आया, जिस चीज़ पे बैठ के आया, वो हम पैसे कोर्ट उसको लेके देती है। अच्छा मुझे ये, हाँ मैं यहाँ से वो बचा फ़र्ज़ किया क्या कोई ऐसा, क्योंकि दोनों तो इन डिस्प्यूट होते हैं दोनों पार्टीज़, ये तो नहीं होता कि वो पास खड़ी होकर मुलाकात कराएगी, वो बच्चा लेके भाग जाए फ़र्ज़ करे, या उधर को कोर्ट का नुमाइंदा होता है जो भागने नहीं देता। कोर्ट का जो नुमाइंदा होता है वो नैब कासद भी होता है और वही सारी मुलाकात जज साहब के कहने पे करवा रहा होता है, और बाकायदा एक कमरा बना होता है, वहाँ पे उनका पुलिस का जो है वो गनमैन भी खड़ा होता है जो नीचे गार्डियन सिविल कोर्ट लाहौर में है, और जो सेशन कोर्ट में जहाँ पे शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात शाम को होती है वहाँ पे भी गनमैन जो पुलिस वाला वो खड़ा होता है। यानी ये इस तरह नहीं होता कि वहाँ पर अक्सर औरतें घबराती हैं जब हम उन्हें कहते हैं ना अपने बच्चे मुलाकात के लिए लाओ, तो वो कहते हैं कि जो फलां बंदा, तो वो जनाब इवन एक डीआईजी का केस था, मतलब डीआईजी का मामला था, हमारे चैम्बर ने हैंडल किया, तो वो डर रहे होते हैं कि वो इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी हो तो बच्चे छीन के लिए भाग जाएगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल कोर्ट बस नहीं होती है, अगर कोई इस तरह की हरकत करता है कि अदालतों के जरिए बुलवा के बच्चे छीनेगा तो वो फिर शायद जब बच्चे दिए जाते हैं यहाँ पे कोर्ट जो है वो बच्चे फर्स्ट टाइम मुलाकात करवाने से पहले दोबारा एक दफ़ा फिक्स लेती है, इंटरम आर्डर में कोर्ट बाकायदा आर्डर करती है कि आज ये खातून बच्चे या ये मर्द बच्चे लेके आया है और हमने इसके बाप से मुलाकात शुरू करवाई है, इसका ये टाइम है और ज़्यादा इसने पे किया है। यानी वो आर्डर में बच्चे तस्वीर खींच के वो दिए जा रहे होते हैं मुलाकात के लिए। यानी वो अगर वो कोई गड़बड़ करेगा तो फौरी तौर पर एफआईआर जो होगी वो उसके लिए क्रिमिनल लॉ को सेट इन प्रमोशन किया जा सकता है। यानी सबसे बड़ा फ़ायदा हज़ानत में औरत और मर्द को ये होता है कि अमूमी तौर पर अगर आपने गार्डियन कोर्ट को अप्रोच नहीं किया और बाप ज़बरदस्ती बच्चों को रिमूव करके ले जाए तो उसके खिलाफ आप अगवा की एफआईआर नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आप सेक्शन 12 में ऑर्डर ले चुके हैं अदालत से और फिर आपकी बीवी या खामद उसको इलीगली रिमूव करेगी तो आपके पास इख्तियार आ जाएगा कि आप फ़ौरन एफआईआर के लिए जा सकते हैं, और सब बाप के ऊपर माँ पर भी एफआईआर हो सकती है अगर वो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाते हुए उसको बच्चे को छीनने की कोशिश करे, तो छीनने या ले जाए। अब आगे हम चलते हैं कि जैसे ये दोनों पार्टियों के जवाब आ जाएंगे तो उसके बाद कोर्ट जो है उसने आर्जी जो ये सेक्शन 12 की एप्लीकेशन है इनको जिस तरह हम स्टे में करते हैं कि पहले फ़ौरन आर्जी स्टे मिलता है या नहीं मिलता, फिर उसकी कंफर्मेशन में जाते हैं, तो इस तरह इन एप्लीकेशनों को डिसाइड किया जाता है कि जितनी देर तक ये केस चलेगा तो ये बच्चे किस किस तरह से किसके पास रहेंगे, नंबर 1 ए के पास या बी के पास, और नंबर 2 अगर किसी एक को इसकी मुलाकात एक को अगर कस्टडी मिल जाएगी तो दूसरे को मुलाकात मिलेगी, और वो मुलाकात का शेड्यूल जो है वो एपेक्स कोर्ट के मुताबिक जारी किया जाता है। आप रफ आइडिया बता दें जनरली अगर सब क्या होता है? सर जनरली ये है कि अभी रिसेंटली आया तो उसमें टर्म एंड कंडीशन डिफरेंट है कि बच्चों को किन छुट्टियों पर कितना दिया जाएगा, ईद पे कितना भेजा जाएगा, समर वेकेशन पे कितना होगा, विंटर वेकेशन पे कितने दिन दिए जाएंगे, कि इतने दिन उसने बाप के पास रहना है, और वीकेंड पे मुलाकात होगी। वो एक शेड्यूल है, वो कोर्ट जो है वो उसके मुताबिक शेड्यूल जारी कर देती है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन कर दूँ कि आपका जब ये आर्गूमेंट्स होगी सेक्शन 12 पे तो कोर्ट जो है वो आर्गूमेंट सुनने के बाद डिसाइड करेगी कि फॉर एग्जांपल के खातून को उसने कस्टडी दे दी है इंटरम और खामद को उसने दे दिया है कि मुलाकात का अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, तो उसमें यह है कि फिर बाप को श्योरिटी देनी पड़ेगी बच्चों की मुलाकात देने से पहले, क्योंकि बीच में बाप ने 3-3 दिन बच्चों को साथ लेके भी जाना है, 2 दिन भी लेके जाना है, 10 दिन भी लेके जाना है, वो शेड्यूल के मुताबिक जितनी छुट्टियाँ होंगी उसके मुताबिक है। यानी किसी एक पार्टी को अगर मुलाकात का हक मिला है तो वो जब शेड्यूल जारी हो जाने के बाद वो एक अदालत में मुचलका जमा कराएगा उतनी मालियत का कि अगर मैं बच्चा लेके आगे पीछे कर दूँ या मैं आर्डर को फॉलो ना करूं तो मैं इतना जुर्माना हुकूमत पाकिस्तान को दूंगा। वो एक श्योरिटी बॉन्ड जो है वो अदालत को देने के बाद वो शेड्यूल पर एक्ट पान होता है। शेड्यूल क्या होता है कि गर्मियों सर्दियों की छुट्टियों में अगर बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं तो वो 15 डेज़ या 30 डेज़ कोड लिख देती है कि आप बच्चे देंगे दूसरी पार्टी को। अगर वो वीकेंड्स पे आएगा, ईद पर वो आएगा, छोटी ईद पर पहले आ जाएगा तो बड़ी ईद पर, यानी एक ईद में चांद रात मांगे के साथ गुजारेगा और ईद का आधा दिन गुजारेगा, फिर वो अगली ईद पर फिर वो आधा रिवर्स हो जाएगा इसी तरह। तो वो एक शेड्यूल एक स्केच बना हुआ है और उसके बनने से के बाद काफ़ी जो वालिद के हकूक़ हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना वो यहाँ पे स्टेबल हुए हैं। इससे पहले तो बच्चे माँ के पास चले जाते थे, बाप को मिलते ही नहीं थे। इस शेड्यूल आ जाता है, शेड्यूल आने के बाद फिर कोर्ट इस मामले को चलाती क्यों एप्लीकेशन पे, फिर क्या काम होता है? सर देखिए 12 तो आपकी डिसाइड होगी, उसके बाद तो आपकी 12 सिर्फ 12 सेक्शन 12 की एप्लीकेशन तो आपकी डिसाइड होगी। जो मेन केस है आपका 25 है या 7 है कि किसको स्टडी देनी है। अगर 7 है या 25 है, अगर ये कंटेस्टिंग है तो यानी मुस्तकिल कस्टडी जो है वो बाद में जो आगे एप्लीकेशन चलेगी दोनों पार्टियों की शहादतें ली जाएंगी
और शहादतें लेने के बाद ये कोर्ट फैसला करेगी, क्रॉस एग्जामिन होगा, दोनों तरफ से अपने अपने सबूत लेने के बाद अदालत फैसला करेगी कि मुस्तकिल बुनियादों पर ये बच्चा किसके पास रहेगा या बच्चियाँ या किसके पास रहेंगी। अच्छा, अब हम इस स्टेज पर आ जाते हैं कि जब हम यानी जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर अपने जिरा की तैयारी के लिए अपनी फ़ाइल को मैनेज कैसे करना है। आपने इस स्टेज पे इनको टास्क आज दे के जाना था, मैंने आपको यहाँ बैठा लिया जी। आज हमने बेसिकली आपको जो टास्क है ना, अभी हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि हमने एक 7 की एप्लीकेशन दी, 7 के बाद और साथ हमने 12 दी। जब दूसरी पार्टी हाजिर आई तो उन्होंने जवाब दे दिया 7 का और 12 का भी। मीनवाइल उन्होंने जो है वो इसमें ये ऐड ऑन कर दिया कि उन्होंने सेक्शन 25 की एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट दे दी कि ये बच्चों को रिमूव किया गया है। अब हमने जब देखना है कि ये रिमूव करने की जो बात है कि जो बच्चों को रिमूव किया गया है, हमने उसका जवाब देना है। अब जब जवाब आपने तैयार करना है, सबसे पहले आपने अपने फैक्ट जो हमने 7 में लिए अडॉप्ट किए वो देखने हैं, हमने जो 12 में लिए वो देखने हैं। जब 12 और 7 में हम ये देख लेंगे, उसके बाद हमने उसने जो जवाब दिया वो देखना है। अब हमने देखना है कि जो 7 का उसने जवाब दिया और जो 25 में और हमारी 12 का जवाब दिया, उसमें डिफ्रेंशिएट कहाँ पे है, कौन से फैक्ट्स हैं जिस पे उसने बात की है या कौन से फैक्ट उसने रेज किए हैं जिसका हमने अपनी पार्टी को फैक्ट्स आपने निकालने हैं कि किस जगह पे वो डिफ़र कर रहा है। मिसाल के तौर पे 25 में वो कुछ एक बात कह रहा है कि बच्चे मुझे मेरे से छीन लिए गए हैं और 12 में वो कह रहा है कि मेरे पास थे नहीं। ये डिफरेंस आपने 25 और 12 को पढ़ के उसकी और अपनी 7 और 12 को पढ़ के आपने निकालना है। तो इसके लिए मैं मतलब जो अब आपने आगे जो काम करना है, हाँ, इसने एक मीनवाइल एक और एप्लीकेशन गुजारी है, एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ सब्जेक्ट माइनर इन स्कूल, के बच्चों को स्कूल दाखिल करने के लिए। इसमें हमने देखना है, आप पहले ये फैक्ट्स जब निकालेंगे और इस एप्लीकेशन पे के भी फैक्ट्स निकाल लेंगे, फिर हम इन खातून को बुलाएंगे, 1 बाय 1 उसके आगे फैक्ट रखेंगे, ये वो इल्ज़ाम लगा रहा है, इसका आप क्या जवाब देते हैं। वो जो जवाब खातून देगी उससे हमने फिर बताना है कि हमने ये कितना बताना है, कितना नहीं बताना। आज आपका जो काम है, जो बेसिकली जो आपने करना है, हमारे पास 7 और हमने एक फ़ाइल की सेक्शन 7 की एप्लीकेशन गार्डियन और साथ हमने 12 दी, इसे पढ़ना है। उसके बाद इस खातून की ऑलरेडी जो मैटर पहले भी किसी हम वो नाम नहीं लेना चाहेंगे, किसी इंस्टीट्यूट पाकिस्तानी इदारे में जिससे भी बिलोंग करते हैं, वहाँ पे वो चल रहा है। उसने उर्दू में अपनी पूरी कहानी लिख के गए, कहाँ कहाँ वो उस अदारे में इंटरनली जाती रही। सबसे पहले आपने उसे पढ़ना है। ये हर केस में नहीं होगा, ये हम सिर्फ इस केस की हद तक बात कर रहे हैं। उसे पढ़ने के बाद आपने हमारी एप्लीकेशन 7 की पढ़नी और 12 की पढ़नी। जब ये पढ़ लिया, आपके पास एक हमारे साइड से खातून की तरफ से मौका। मैं जैसे थोड़ा सा आपको रोकूंगा, इसको इस तरह से बयान करना चाहूँगा कि हम अपनी ब्रीफ तैयार कर रहे हैं स्टेज पे, यानी हमारे साथ हम अब खड़े कहाँ पे हुए हैं कि हमारी दरख्वास्तों का जवाब आ गया हुआ है, उनकी दरख्वास्त का भी हमने जवाब देना है। अब हमने यहीं पे डाटा सॉर्टिंग शुरू कर देनी है। ये हमारा होमवर्क है कि हम इधर से जिरा तैयार हो जानी है हमारी। जिरा क्या होती है कि आपने कॉन्ट्राडिक्शन, एग्जैजरेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स को हाईलाइट करना होता है कि यानी उसने पहले एक बार जवाब दिया, उसने फिर दोबारा एक अलग से एप्लीकेशन दे दी। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको माइन्यूटली एग्जामिन करना, वो क्वेश्चन अपने पास नोट डाउन कर लेने। अब उसने उसके अंदर सर्टन एलिगेशन औरत पर लगाए होंगे कि ये फ़र्ज़ किया ये पागल है, फ़र्ज़ किया ये बीमार है, या फ़र्ज़ किया ये इस तरह से आने वाला बच्चों को नहीं रख सकती, कोई भी इल्ज़ाम लगाए हुए। हमने अपनी नोटिंग करनी है कि भी इसने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं और औरत इसके दिफा में क्या कहना चाहती है। यानी ये वो इल्ज़ामात के जवाब जो हैं वो हमने अपने पास तैयार करने हैं। औरत से हमने या मर्द से, जो हमारा क्लाइंट है, उससे मीटिंग पे जाने से पहले हमने अपनी इस फाइल को मैनेज करना सीखना है। यानी ये नहीं है जैसे ये अभी पढ़ी हुई है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं थी। आज की बात ही सुबह इसी जगह से शुरू हुई कि जब हमने फ़ाइल खोली तो वो किसी तरह से बंदी नहीं हुई थी जिस तरह ये नज़र आ रही है इस हालत में। तो जितनी बार आप जितने लोग बैठे हैं इसको खोलेंगे तो इसकी तरतीब ख़राब कर देंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी फ़ाइल को वाक़याती तरतीब में लगाना सीखना है कि हमारा क्लाइंट जब हमारे पास आया तो हमने उसको क्रॉनिकल ऑर्डर में डाटा कैसे रखना है और डाटा रिट्रीव कैसे करना है। यानी जो सवाल आ गए हैं अदालतों में से उसके सवालन जवाबन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप तमाम लोग जो बैठे हैं इस फाइल को पहले एक तो इसकी तरतीब ख़राब ना करें, क्योंकि अगर जो सीनियर जूनियर को काम क्यों नहीं करने देता कि वो बेचारे को भी ये भी नहीं पता था कि वो उसने वॉशरूम जाना है तो वो फाइल खुली छोड़ के चला जाता है। सॉरी कतरगा मैं माजूर चाहूँगा, यहाँ पे जो फाइल मैनेज करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा इसका सबसे पहले जब भी आपने फॉर एग्जांपल ये फाइल ली जो 7 की एप्लीकेशन है, ये हमारे पास 7 की आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आ गई क्या कहते हैं एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, एफिडेविट आ गया और साथ ये एक नेक्स्चर आ गया बच्चों की पैदाइश का। आपने जब इसका जवाब जो आया है आपने फाइल इस तरह मैनेज करनी है, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, इसका जवाब इसके नीचे लगाओ, ठीक, जो दूसरी पार्टी का। उसके बाद आपकी जो 12 की एप्लीकेशन है उसका जवाब भी इसके नीचे लगाओ लहदा से, उसका जो आया है।
जब आपने उसकी फ़ाइल मैनेज करनी है, सबसे पहले उसका ऊपर दावा आ जाएगा, जो आप जवाब दें, सॉरी एप्लीकेशन आ जाएगी, जो आप उस एप्लीकेशन का रिप्लाई करेंगे वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद उसकी 12 की एप्लीकेशन आ जाएगी, 12 की एप्लीकेशन जो रिप्लाई होगा वो उसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्चर उसने अपने केस में तरतीब के साथ लगाए हैं पहले स्टेप पे वो आ जाएंगे, और उसके बाद जो आपने साथ देने हैं नेक्स्चर दूसरे स्टेप पे वो शुरू हो जाएंगे। यानी एक एप्लीकेशन जवाब, एप्लीकेशन जवाब, फिर उसके नेक्स्चर और फिर हमारे नेक्स्चर। बाकी इंटरम ऑर्डर वो आप पढ़ते रहें साथ साथ अगर आप चलना चाहें। देखिए नेक्स्ट इंटरम ऑर्डर का चट्टा अलहदा बना लें अपने पास, मुतफरक एप्लीकेशनों का अलहदा बना लें। लेकिन जो इस वक्त पहली स्टेज ये होती है कि हमने जो हमें रॉ मटेरियल दे रहा है हमारा जो पार्टी है, अब हमने उसमें भी फैसला करना है कि क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना। मसलन वो कहता है कि मैंने ना ख़त लिखा था अपना नेवी के हेड को, मसलन नेवी का फ़र्ज़ करो वो मुलाज़म है बंदा, तो वो उसकी जो है ना फलाम एक इंक्वायरी हुई और ये हुआ और ये फ़ैसला आया। अब वो जो फैसले या जो चीज़ें आई जा रही हैं उसको हमने तरतीब में लगाना है, और ट्रायल में जाने से पहले, जवाब देने से पहले हमने ये देखना है कि हमने किस डॉक्यूमेंट पर रिलाई करना है, किस पर नहीं करना, कौन सा प्राइमरी डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो हम साबित नहीं कर सकेंगे, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो देने से हमारे पार्ट पर एडमिशन आ जाएगी। तो हम एक्चुअली होमवर्क या सोलिसिटर वर्क ये होता है कि हमने ये तो आपने इन्होंने फॉर्मल बता दिया ना कि ये इस तरह से फाइल अदालत की होती है, हमने भी ऐसे बनानी है। लेकिन इसमें जाने से पहले हमने देखना है कि कोई बात कौन सी है जो करने वाली है, किस चीज़ के गवाहान हमारे पास मौजूद हैं, किसके गवाहान नहीं है। तो आज का एजेंडा सिर्फ इतना है कि जरा की तैयारी से पहले फ़ाइल को मैनेज कैसे करना है। यानी हमने इस फाइल को इस तरह से मैनेज करना है कि हमारे बाद आने वाला कोई बंदा उस फाइल को देख के समझ जाए कि आपने काम क्या किया, और एक पेज पर लाना सारा कुछ। यानी जो आप कह रहे हैं उसका एक ब्रीफ एक पेपर के ऊपर नज़र आए, यानी एक सफ़े से ज़्यादा ना हो। चाहे वो 100 साल की लिटिगेशन आपकी कामयाबी है कि वो एक पेज के ऊपर इतना बारीक बारीक लिखा हो कि आपको देख के पता लग जाए पेज नंबर 8 पे ये है, पेज नंबर 20 पर ये है। और हाई कोर्ट में तो बिल्कुल माफ़ी नहीं है कि हाई कोर्ट के अंदर आप जाएं, उसका मिजाज ही डिफरेंट है। वो सवाल पूछेंगे तो आपने पेज बताना है, अगर आपने पेज बता दिया तो समझ लें आपने आधा रिलीफ ले लिया, और अगर आपने ढूंढने लग गए हैं तो वो नए लड़के को तो कहते हैं पीछे जाके पहले तलाश कर लें फिर आपको बारी देंगे। यानी ब्रीफ की बड़ी अहमियत है, यानी ये किसी कानून में बज़ाहिर नहीं है। लोअर कोर्ट तो खड़ी होकर इंतजार भी कर लेगी, सेशन जज साहब डिस्ट्रिक्ट जज भी कर लेंगे, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने पेन आपसे पूछना है, तो उसके बाद उसका आपने जवाब देना और अपनी फाइल को मैनेज करना। आप इसको समा पदर साहब कर दें ताकि अब आपने इसका जवाब लिखना है। मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपको बताई हैं, आप पढ़ें। इसमें अली साहब अपना बास साहब हैं, सबा साहब हैं और मैडम है, और साथ अली साहब है। अगर अली साहब ज्वाइन करना चाहें ठीक है, ये तो 3 लोग ऑलरेडी हैं। इसकी फाइल बेहतरीन हालत में नजर आए, और इन सवालों आपने सवाल निकाल के देने हैं, फिर मैं पार्टी को बुलाऊंगा, आपके साथ बैठा दूंगा, आप उन सवालों के जवाब उनसे लेंगे, फिर हम तय करेंगे कि हमने उनकी दरख्वास्त का क्या जवाब देना है, और इसके साथ साथ हमारी जिरा तैयार होती जाएगी, वो भी जिरा के सवाल भी लिखने हैं आप जी। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ शामिल हों। खुदा हाफिज़।